दूध के दो विकल्प, सोयाबीन और मूंगफली। पोषक आहारों में दूध का सर्वाधिक महत्व है। इसे एक समग्र एवं संतुलित आहार माना गया है। दूध में उन सारे तत्वों का समावेश है जो शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई दुधारू पशुओं की संख्या के कारण न्यूनतम प्रति व्यक्ति जितना आवश्यक है, देश में उतना भी उपलब्ध नहीं है। पशुपालन की प्रवृत्ति भी घटती जा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि अन्न उत्पादन के लिए जमीन की कमी पड़ रही है। जनसंख्या सीमित होने के कारण सीमित भूमि से ही अन्न की आवश्यकता पहले पूरी हो जाती थी। फलस्वरूप चारागाहों की बहुतायत होने से पशुपालन सुविधाजनक था। अब तो मनुष्य के लिए ही भूमि की कमी पड़ रही है। चारागाहों के लिए भूमि छोड़ना संभव नहीं रहा। दुधारू पशुओं की हिस्सेदारी स्वभावतः घटती जाएगी। पिछले दिनों जंगली और पालतू पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह थे और उनकी आबादी बहुत थी। तब कंदमूल फलों की तरह दूध भी पर्याप्त मात्रा में और कम श्रम में मिल जाता था। पर जैसे जैसे जमीन की आवश्यकता निवास, उद्योग और खाद्य उत्पन्न करने के लिए बढ़ी, वैसे वैसे उन पर से पशुओं का अधिकार हटाना आवश्यक होता गया। वन प्रदेश दिन दिन घटता जा रहा है। पालतू पशु ही जीवित हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पशुओं का घटते जाना और एक दिन इस संख्या का अत्यंत न्यून हो जाना स्वाभाविक है। आज भी दूध, घी कितना महंगा और कितना अपर्याप्त है। अगले दिनों पशुओं की संख्या घटेगी, फलतः दूध जैसे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ का मिलना महंगा ही नहीं, कठिन भी होता जाएगा। भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिलने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को भारी क्षति हो रही है। कुपोषण आज गरीब देशों की सबसे बड़ी समस्या है। भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में न रहने के कारण उससे भूख तो बुझती है, पर क्षतिपूर्ति नहीं होती। शरीर दुर्बल होते जाते हैं। फलतः पर्याप्त श्रम न कर सकने के कारण आजीविका नहीं बढ़ पाती और बीमारी में पैसा, समय नष्ट होने के साथ साथ कष्ट भी सहना पड़ता है। ऐसी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होने में कुपोषण आहार में समुचित पोषक तत्वों का न्यून मात्रा में होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अस्तु, दूध जिनके लिए संभव है वे घर में गाय पालें अथवा अच्छे दूध का प्रबंध करें, पर वर्तमान स्थिति में यह सर्वसुलभ नहीं है। अस्तु, दूध की कमी और महंगाई को देखते हुए हमें उन स्रोतों की ओर ध्यान देना पड़ेगा जो विशुद्ध शाकाहारी वनस्पति उत्पादन में संभव हो और ये शरीर की क्षतिपूर्ति करने में दूध जैसी ही पुष्टाई दे सके। जनसंख्या वृद्धि के देखते हुए जमीन का सारा खाद्य उत्पादन मनुष्य के लिए भी कम पड़ता जाएगा। ऐसी दशा में पशुओं के लिए गुंजाइश कहाँ रहेगी? और कुछ रहेगी भी तो उनका उत्पादन जलते तवे पर पानी पड़ने जितना स्वल्प रहेगा। कुपोषण की समस्या का समाधान अगले दिनों शाकाहारी उत्पादनों से ही करना पड़ेगा। अब तक जिन तत्वों के लिए पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता था, अब उसकी पूर्ति अन्य शाकाहारी वस्तुओं से ही करनी पड़ेगी। प्रोटीन पोषण के लिए दूध का विकल्प सोयाबीन एवं मूंगफली हो सकते हैं। इसकी पुष्टि आहार शास्त्र के विद्वानों ने जोरदार शब्दों में की है और जनसाधारण से अनुरोध किया है कि अपनी आदत में इन तैल बीजों का उपयोग करना सम्मिलित करें। दूध का आग्रह और न मिलने पर पश्चाताप करते और क्षति सहते रहना अनुपयुक्त है। विकल्प ढूंढ निकालना और उसके लिए उत्पन्न करना ही बुद्धिमत्तापूर्ण है।
सोयाबीन प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च एसोसिएशन तथा पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जैसी अनेक संस्थाओं ने सोयाबीन के संबंध में की गई खोजों से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह देखने में सामान्य अन्न होते हुए भी दूध, घी और मांस की आवश्यकता पूरी कर सकने में पूरी तरह समर्थ है। प्रस्तुत शोधों के अनुसार सोयाबीन में पशुओं द्वारा मिलने वाले प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। मांस की तुलना में सोयाबीन का प्रोटीन स्तर की दृष्टि से कहीं अधिक उत्तम है। इतना ही नहीं, उसका अनुपात भी ज्यादा है। प्रोटीन प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रचलन में दूध, मांस, अंडा तथा दालें प्रधान हैं। इनमें अकेला दूध ही निर्दोष है। शेष में प्रोटीन तो होता है, पर यह सोयाबीन की तुलना में घटिया भी है और दोष युक्त भी। उसके द्वारा रक्त कणों में हानिकारक एसिड उत्पन्न होते हैं, जबकि सोयाबीन में पुरानी संग्रहित अम्लता के निवारण का गुण है। मांस का प्रोटीन शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाता है, जिससे जोड़ों का दर्द, गुर्दे की विकृति एवं जहां तहां सूजन उत्पन्न होती है। सोयाबीन में यह दोष बिल्कुल भी नहीं है। सोयाबीन में जो उपयोगी तत्व हैं, वे न केवल पोषण के काम आते हैं, वरन रोगनाशक औषधियों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरोमाइसिन आदि कई एंटीबायोटिक्स दवाएं सोयाबीन के आटे से बनती हैं और विटामिन ए, बी और डी की इसमें पर्याप्त मात्रा है। अंकुरित करने पर उसमें विटामिन सी भी उत्पन्न हो जाता है। अंकुरित होने पर वह सब्जियों की आवश्यकता पूरी करता है। सोयाबीन का आटा मधुमेह के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। यह इसलिए है कि उसमें स्टार्च बहुत कम मात्रा में होता है और फॉस्फेट्स बहुत अधिक। नाड़ी संबंधी रोगों में भी यह सहायक होता है। हड्डियों की दुर्बलता, रिकेट्स तथा खून की कमी को पूरा करने में भी इससे मदद मिलती है। प्रोटीन शरीर पोषक तत्वों में अग्रणी एवं आवश्यक माना गया है। प्रोटीन का सबसे अधिक अंश 43% सोयाबीन में ही पाया जाता है। यह मांस की तुलना में दूना, अंडे की तुलना में 3 गुना और दूध की तुलना में 11 गुना अधिक है। स्तर की दृष्टि से भी सोयाबीन का प्रोटीन मांस, अंडा एवं दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन से किसी भी प्रकार घटिया नहीं है। उसमें शर्करा जातीय खाद्य तत्व 21% है। फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि उसमें श्वेतसार, स्टार्च तनिक भी नहीं है। इसलिए मधुमेह के रोगी इसे बेखटके खाते रह सकते हैं और आवश्यक प्रोटीन पा सकते हैं। लोहा, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस की उपयोगी मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। बाजार में बिकने वाले शक्तिशाली टॉनिकों को इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदा जाता है। चीन और जापान में इसका उत्पादन अधिक होता है। वहां के लोग इसके गुणों से परिचित हैं और चाव के साथ उपयोग करते हैं। इन देशों के गांव, कस्बे और देहातों में पशु दुग्ध की तरह ही सोयाबीन का दूध बिकता है और उसके बने तरह तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का प्रचलन है। मंचूरिया और उत्तर चीन में पशु दुग्ध का प्रचलन नहीं है। वहां नवजात शिशुओं तक को सोयाबीन का दूध दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि इसके हजम होने में भारी पड़ने की मान्यता सही नहीं है। यदि उसे ठीक तरह पकाया जाए तो यह भी अन्य खाद्य पदार्थों की तरह सुपाच्य सिद्ध होगा। सोयाबीन की गंध अनभ्यस्त होने के कारण कईयों को पसंद नहीं आती। उसमें चिकनाई का अंश अधिक होने के कारण पचाने में भी भारी पड़ता है। इन दोनों कमियों को इस प्रकार दूर किया जा सकता है। क्रमांक 1, उसे 8-10 घंटे पानी में भिगोया जाए। क्रमांक 2, इसके बाद 10 मिनट तक उबाला जाए। क्रमांक 3, इसके बाद उसे 2-3 दिन तक
धूप में इस तरह सुखाया जाए कि नमी पूरी तरह निकल जाए। क्रमांक 4, प्रथम बार दलिए की तरह चक्की में दल लिया जाए। क्रमांक 5, दलिए को दोबारा चक्की में महीन आटे के रूप में पीस लिया जाए। सोयाबीन में तेल का अंश पर्याप्त होता है। उसे सीधा चक्की में पीसने से वह पाटों से चिपककर उन्हें जाम कर देता है। उपर्युक्त विधि से आटा बनाने की जगह कई लोग उसे बालू में हल्का भूनकर ही पीस लेते हैं। गेहूं आदि के साथ मिलाकर सादा सोयाबीन भी आसानी से पिस जाता है। सोयाबीन का दूध बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उसके दाने 12 घंटे पानी में भिगोकर रखे जाएं। ये मुलायम और फूले हुए दिखाई पड़ेंगे। इन्हें कुछ अधिक पानी में डालकर हथेलियों से मसल लिया जाए। छिलके छूट जाएंगे। इन दानों को सिल पर अच्छी तरह पीस लिया जाए। लेई या छेने की तरह लुगदी बन जाएगी। जितना सोयाबीन भिगोया गया होगा उससे प्रायः दूने वजन की यह लुगदी बैठेगी। इसमें 4 गुने वजन का गुनगुना पानी मिला लिया जाए और घोलकर कपड़े में छान लिया जाए। दूध तैयार है। देखने में यह असली दूध जैसा ही लगेगा। छिलके उतरने के बाद जरा सा खाने का सोडा खौलते पानी में डालकर उसके 10 मिनट बाद दानों को उबाल लें और धोकर पीसने से लुगदी और भी आसानी से पिस जाती है। उसे हल्की आंच पर 20-30 मिनट औटा लिया जाए। जब खौलने लगे तो उसमें इलायची का चूर्ण 1-2 चम्मच, चाय एवं थोड़ा गुड़ मिला लिया जाए। इस मिलावट से उसमें रहने वाली गंध दूर हो जाती है। हर पदार्थ में अपनी गंध होती है। अभ्यास में जो भी गंध आ जाए वही प्रिय लगने लगती है। जो नाक या जीभ को सुहाई नहीं वही अप्रिय प्रतीत होती है। प्याज, लहसुन, हींग आदि किसी को प्रिय लगती है, किसी को अप्रिय। सोयाबीन की गंध तथा स्वाद का पूर्वाभ्यास न होने से यह दूध प्रायः अटपटा लगता है। चाय, गुड़, इलायची के चूर्ण जैसी कोई वस्तु मिला देने से वह गंध दब जाती है और पीने में जो अनख लगता है उसका हल निकल आता है। गंध दूर करने में चीनी की अपेक्षा गुड़ का उपयोग अधिक सफल बैठता है और चीनी की तुलना में गुड़ के गुण भी अधिक हैं। चूल्हे पर उबालते समय एक विशेष सावधानी यह रखनी पड़ती है कि उसे बड़े चम्मच से चलाते रहा जाए, कारण कि उबाल के समय इसमें तेज उफान आता है और उसके बर्तन में से निकलकर चूल्हे में बिखर जाने का भय रहता है। आग को मंदी रखने तथा चम्मच से चलाते रहने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। उबाल शांत हो जाने पर बर्तन नीचे उतार लिया जाए और दूध को पीने योग्य मान लिया जाए। जितने वजन का सोयाबीन भिगोया गया था उससे 8 गुना दूध तैयार होना चाहिए। 250 ग्राम दाने भिगोए गए हैं तो उनका तैयार दूध 2 किलो मिलना चाहिए। यदि औटाने में गाढ़ा हो गया हो तो उसमें पीछे गर्म पानी मिलाकर उतना बनाया जा सकता है। पीछे उसमें इच्छानुसार गुड़ या चीनी की मात्रा मिलाई जा सकती है। सोयाबीन का दही और भी अधिक स्वादिष्ट होता है। उनमें गंध बिल्कुल नहीं होती, पोषक तत्व भी कम नहीं होते। दही बनाने का तरीका सीधा साधा है। जिस तरह असली दूध जमाया जाता है ठीक उसी तरह ही सोयाबीन का दूध जमता है। शीशे, पत्थर, मिट्टी या लकड़ी के बर्तन दही जमाने के लिए धातु के बर्तनों से अधिक अच्छे सिद्ध होते हैं। गुनगुने दूध में थोड़ा सा असली दही का जामन लगा दिया जाए। असली दही की जरूरत पहले दिन ही पड़ती है। इसके बाद तो सोयाबीन का दही ही जामन के रूप में काम में लाया जाता रह सकता है। दही जमाने के लिए, गंध दूर करने के लिए
चाय गुड़ आदि की जो मिलावट दूध में की जाती है उसे करने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी मिलावट का दही और भी अच्छा जम जाता है। सोयाबीन का दही कई दृष्टियों से अधिक उपयोगी है। पहली बात तो यह है कि उसमें गंध नहीं होती। दूसरे यह कि उसमें मीठा या नमक आदि इच्छानुसार मिलाकर किसी भी स्वाद का बनाया जा सकता है। तीसरे यह कि दही में पाचक गुण अधिक बढ़ जाते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस रहता है, वह पेट में पहुंचकर लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है और पाचन में सहायता करता है। यह विशिष्ट पाचक तत्व कई प्रकार के उदर रोगों के निवारण में भी उपयोगी तथ्य सिद्ध होता है। इस दही में थोड़ा पानी डालकर मथ लिया जाए तो मट्ठा तैयार है। मट्ठे के कितने ही उपयोग रसोई घर में किए जाते हैं। इससे अच्छी लस्सी तैयार हो सकती है और कई तरह के रायते बन सकते हैं। सोयाबीन से बनने वाले पदार्थों में दही के बाद छेना का नंबर आता है। भिगोए, रगड़े, पीसे सोयाबीन की लुगदी में 3 गुना पानी ही मिलाया जाए और उबाल आने तक चूल्हे पर दूध की तरह गर्म किया जाए। खौलती अवस्था में नींबू का रस या टाटरी डाल देने से वह दूध फट जाएगा, तब उसे उतारकर कपड़े में छान लिया जाए। छेना तैयार है। इसकी कई तरह की स्वादिष्ट नमकीन प्लेटें तथा तरकारियां, मिठाइयां आदि जो भी बनाना हो, यह असली छेने की तरह ही बन सकता है। उसे मिलाकर बिस्कुट या रोटी भी बन सकती है। दूध बनाते समय पिसी लुगदी को कपड़े में छाना जाता है। इसमें कुछ कम पिसी लुगदी कपड़े में रह जाती है। इसे फेंकने की जरूरत नहीं। इसमें थोड़ा सा घी चीनी डालकर पौष्टिक हलवा बनाया जा सकता है अथवा आटे के साथ गूंदकर प्रयुक्त किया जा सकता है। चने की तरह सोयाबीन को भी अंकुरित करके और भी अधिक बलवर्धक बनाया जा सकता है। किसी बर्तन में सोयाबीन के दाने डालकर उन्हें पानी में डुबो दिया जाए। 24 घंटे में 3 बार यह पानी बदलते रहा जाए। इस प्रकार 2 दिन और रखे रहने देने पर 2 इंच तक लंबे अंकुर हो जाते हैं। यह अंकुरित सोयाबीन और भी अधिक गुण युक्त है। इन्हें उबालकर छोले की तरह अथवा सब्जी बनाकर खाया जा सकता है। अंकुरित सोयाबीनों में विटामिन बी और सी की 10 गुनी वृद्धि हो जाती है तथा प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। कई देशों में अंकुरित सोयाबीन सब्जी बेचने वालों की दुकान पर सदा तैयार मिलता है और उसकी खूब बिक्री होती है। जहां सोयाबीन पैदा होता है वहां हरे मटर, हरे चने की तरह उन्हें उबालकर तरकारी बनाकर अथवा सलाद की तरह खाया जा सकता है। दूध का दूसरा सस्ता एवं सर्वसुलभ विकल्प मूंगफली हो सकता है। इसमें भी लगभग वे सारे पोषक तत्व हैं जो भैंस या गाय के दूध में पाए जाते हैं। अपने देश में इसकी पैदावार भी अधिक होती है और हर प्रांत में आसानी से मिल जाती है। मूंगफली सस्ती होते हुए भी शक्ति की दृष्टि से बहुत आगे है। उसमें प्रति पाउंड 2450 कैलोरी पाई जाती है। यदि उसे हजम किया जा सके तो गरीबों की मेवा कही जाने वाली मूंगफली को उच्च कोटि का पौष्टिक खाद्य पदार्थ कहा जा सकता है। विश्लेषण की दृष्टि से उसमें 24% प्रोटीन, 45% चिकनाई, 22% कार्बोहाइड्रेट्स तथा 2% लवण पाए जाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उसे सोयाबीन से कुछ ही कम गुणवान पाया जाएगा। अपने देश में प्रधानतया गेहूं, चावल, दाल, चिकनाई, शक्कर का खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। इनमें सुपाच्य प्रोटीनों की कमी रहती है। दालों में उसकी मात्रा कुछ अधिक तो होती है, पर स्तर की दृष्टि से वह घटिया और पचाने में कठिन पड़ती है। सुपाच्य प्रोटीन दूध, दही का होता है, पर वह तो हर व्यक्ति के हिस्से में 100 ग्राम के लगभग ही आता है, जबकि सामान्य श्रमिक को कम से कम 1 किलो की आवश्यकता है। फिर दूध महंगा भी तो है।
सामान्य श्रेणी का मनुष्य उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, अस्तु पोषण की आवश्यकता पूरी करने के लिए सुलभ और सस्ते पोषक पदार्थ मूंगफली को अपने आहार में सम्मिलित करने में संतुलित आहार की आवश्यकता का एक भाग पूरा किया जा सकता है। सामान्य श्रम करने वाले व्यक्ति को दिन भर में 85 ग्राम प्रोटीन, 35 ग्राम चिकनाई, 400 ग्राम अन्न, 500 ग्राम फल सब्जी तथा कुछ खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है। इन पदार्थों में से कई की पूर्ति मूंगफली से हो सकती है। चिकनाई का अंश अधिक होने से वह पचने में कठिन पड़ती है। इसका सरल उपाय यह है कि कोल्हू में पेलकर उसका 2/3 तेल निकाल लिया जाए और 1/3 तेल युक्त खली को आटे में मिलाकर तथा दूसरी प्रकार खाया जाए। चलन के अनुसार यह खली पशुओं के काम आती है, पर वह मनुष्यों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है और उसका उपयोग पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। सोयाबीन और मूंगफली से लगभग उतने ही पोषक तत्व मिलते हैं जितने कि दूध से। दूध महंगा भी है और सरलता से उपलब्ध भी नहीं हो पाता। बाजार में जो दूध मिलता है उसमें मिलावट अधिक होती है। अतएव जिन्हें शुद्ध दूध प्राप्त हो सके वे तो उपयोग करें। जिनके पास पशुपालन की व्यवस्था है उन्हें दुधारू पशुओं से मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, किंतु जिन्हें शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं हो पाता उन्हें भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सोयाबीन और मूंगफली द्वारा भी वे सारे पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं जो दूध में पाए जाते हैं।